के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी, के बिरला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण, रेखा जी और सभागार में मौजूद सभी मेरे प्रमुख साथियों, आज का दिन एक रचनाकार की हैसियत से मेरे लिए थोड़ा विशिष्ट है, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं और हम सब साथी रचनाकार हैं कि रचनाकार का जीवन और कार्य बहुत एकाकी होता है। लेखन एक एकल क्रिया और प्रक्रिया है और सभी कामों में आप देखिए कि एक टीम होती है। एक छोटी सी फिल्म बनाइए, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, उसमें भी 8-10 लोग होते हैं। लेकिन लेखन एक ऐसा काम है कि केवल आप हैं, कागज़ है, आपके सामने कोरा कागज़ है और कलम है और आप हैं। उस समय आप किसी गिमिक का या किसी ऐसी किसी ट्रिक का आप सहारा नहीं ले सकते कि जिससे आपका काम जल्दी जल्दी हो जाए। इस तरह का कोई काम नहीं किया जा सकता। तो आज का दिन ये बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे जो आज व्यास सम्मान यहाँ दिया गया है, मैं उसे पूरी विनम्रता के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा हर्ष मुझे इस बात का है कि मृदुला जी जो स्वयं रचनाकार हैं और जिनके मैंने अनेक उपन्यास पढ़ रखे हैं और जिन्होंने हमेशा लिखित शब्द को बहुत तवज्जो दी है, वे उनके हाथों आज ये पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है। के बिरला जी ने ये एक बहुत ही अच्छा कार्य किया कि हिंदी की गति प्रगति के लिए उन्होंने व्यास सम्मान पुरस्कार रखा। अन्य पुरस्कारों में हिंदी की बारी बारी में आती है, लेकिन व्यास सम्मान पूरी तरह से हिंदी को समर्पित है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। और देखिए होता क्या है कि हम जब लिखते हैं तो कभी हम वक्त को पकड़ने की कोशिश करते हैं और मौजूदा वक्त हमेशा अपनी पेचीदगियों के साथ, अपनी रंगीनियों के साथ हमें ज़्यादा आकर्षित करता है और शायद उसको पकड़ना थोड़ा आसान भी होता है। जब हम अखबार पढ़ते हैं हम कहते हैं अरे ये तो पूरी कहानी है, इसको लिखते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि लेखक को कभी वक्त के पीछे जाना पड़ता है और कभी वक्त के आगे निकलना पड़ता है। ये दोनों काम है और वक्त की रिपोर्टाज केवल करना मैं समझती हूँ पत्रकार का काम है और वो उस काम को बखूबी करता भी है कि वो वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखता है और वक्त को रिपोर्ट करता है। लेकिन उपन्यास लेखन रिपोर्ट करने से कहीं ज़्यादा आगे की बात है, क्योंकि यहाँ हम वक्त के आगे पीछे होते हैं और जहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा सर्वेक्षण हमें साथ नहीं देता, वहाँ हम स्मृति और कल्पना में जाते हैं। और स्मृति और कल्पना ये दो चीज़ अलग अलग होते हुए भी कहीं जाकर एक हो जाती हैं, क्योंकि हम किसी चरित्र को पकड़ते हैं और उसके साथ उस देश काल को पकड़ते हैं, उस परिवेश को पकड़ते हैं जिसमें कि वो चरित्र सांस लेता था। हमें कुछ देर के लिए वो चरित्र में जाना पड़ता है, हमें उस समय में चले जाना पड़ता है। मित्रों, हर कहानी की भी एक कहानी होती है। तो दुखम सुखम की असली कहानी ये है कि बहुत पहले जब हम इलाहाबाद में थे, रानी मंडी में रहते थे, हमारा घर बिल्कुल शहर के बीचों बीच चौक में था और कभी भी चाय पर लोग चले आते थे और चटपट गोष्ठी शुरू हो जाती थी। तो ऐसे ही एक समय जब अमरकांत जी बैठे हुए थे घर में और रवि भी अपनी कुर्सी पर, रविंद्र जी अभी बैठे हुए थे, प्रेस चलाते थे वो एक जीवन यापन के लिए, और मुझसे पूछा अमरकांत जी ने कि ममता जी आजकल आप क्या लिख रही हैं। मैंने कहा अभी कुछ पूरा नक्शा बना नहीं है, मैंने 4-5 पन्ने लिखे हैं। और मथुरा में जब वृंदावन के रास्ते हम जाते थे
तो वहाँ एक जगह थी जो हमारी दादी बताया करती थी, जिसको कहते थे लुटेरे हनुमान जी। वो इसलिए है क्योंकि वो हनुमान जी का मंदिर था वहाँ बीचों बीच, तांगे से जाया जाता था। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, ना कोई बस सेवा थी, और उस समय सब तांगे से जाते थे। और हमेशा ही होता था कि किसी न किसी तरह घोड़े को या तो प्यास लग जाती थी या सवारी को प्यास लग जाती थी, और वहाँ एक नल लगा हुआ था, तो कोई ना कोई वहाँ पर रुककर पानी पीना चाहता था। और जैसे ही पानी पीने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ तांगा, वैसे ही मंदिर की दीवार के पीछे कुछ बटमार छुपे रहते थे। वो बटमार आ जाते थे और वो लूट कर पैसेंजर को, अगर उसने तगड़ी पहनी है तो तगड़ी लेके भाग गए, अगर उसने पाजेब पहनी है तो पाजेब लेके भाग गए, थोड़ी बहुत नकदी कहीं रखी हुई है वो भी लेके भाग गए। तो मैंने इसके बारे में लिखा था, लुटेरे हनुमान जी के बारे में। तो ये सुनकर वहाँ पर और भी 2-1 लेखक बैठे हुए थे, उन सब ने कहा क्या ममता जी आप फैशन में लिखती रहती हैं, आप इस कहानी को लिखिए। मैंने कहा इतनी पुरानी कहानी है, ये कौन सुनना चाहेगा। अरे ये तो ये तो भारत की आज़ादी से भी ज़रा पहले की कहानी है, उसके बाद आज़ादी देखते देखते मिली है। तो रवि ने कहा कि ममता कभी भी अपने कथा विषय को पहचानती नहीं है, इसे नहीं पता कि कौन सी कथा विषय पे लिखनी चाहिए। वो बीच बीच में मुझे उकसाते रहे कि तुम्हारी दादी वाली कहानी का क्या हुआ। फिर पहले कोई नहीं पढ़ेगा दादी वाली कहानी। लेकिन जब मैं लिख रही थी तो मैंने एक तरह से ये पहचाना कि ये केवल दादी की कहानी नहीं रही, इसमें महात्मा गांधी का जो प्रभाव था उस समय के आम आदमी के ऊपर, उस समय के आम व्यक्ति के ऊपर, आम परिवार के ऊपर जो प्रभाव था वो साथ में आता चला गया। क्योंकि महात्मा गांधी का जो व्यापक प्रभाव था वो आज किसी भी नेता का, अभिनेता का, किसी भी विभूति का वो प्रभाव नहीं हो सकता जो महात्मा गांधी का था। मैं जब बिल्कुल छोटी थी तो मुझे याद है कि महात्मा गांधी को हम लोग ना महात्मा गांधी कहते थे ना बापू कहते थे, हम गांधी बाबा कहते थे, हमेशा गांधी बाबा कहते थे कि जैसे घर का कोई बुजुर्ग हो, जैसे घर का कोई दादा बाबा हो, इस तरह से। और गांधी जी ने, मैंने जो देखा वो ये कि उन्होंने न जाने कितनी झगड़ालू औरतों को और एकदम नरम और बना दिया, अनुकूल बना दिया, क्योंकि उन्होंने सबकी ऊर्जा जो है वो लगा दी आज़ादी के कार्यक्रम में। उन्होंने उन्हें कह दिया चरखा चलाओ। अब चरखा चलाना एक ऐसा काम है, आप लगातार आपका हाथ घूम रहा है और उसी के साथ साथ आपके दिमाग में फिर आप लड़ना बंद कर देते, आप झगड़ना बंद कर देते। हमारे घर में कम से कम ये हुआ कि हमारी दादी ने मम्मी से झगड़ना बिल्कुल बंद कर दिया जब उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया। मेरे बाबा बिल्कुल अलग किस्म के आदमी थे। मेरे बाबा पक्के आड़तिया थे और वो पसंद नहीं करते थे ये सारी बातें, और वो बल्कि इस बात की आलोचना करते थे कि ये चरखा चलाती है विद्यावती, ये कहीं जुलाहिन की बेटी तो नहीं है। वो कहते थे ये मुझे लगे कि ये जुलाहिन की जाइए, वो कहते थे। और वो बेचारी अब ज़्यादा बोल भी नहीं सकती थी घर में। तो शाम के समय हम लोग छत पर जब बैठते थे और छिड़काव किया जाता था, हम बच्चे छिड़काव करते थे, तो दादी अपनी लड़कियों के साथ, मतलब हमारी बुआओं के साथ मिलकर ये गाया करती थी, कटी जिंदगानी कभी दुखम कभी सुखम। वो हमेशा यही गाना गाती रहती थी और हम बच्चे खेलते रहते थे एक दूसरे की कमीज और फ्रॉक पकड़ के छक्कम छक्का चक्कम करते हुए। और वो दूसरी लाइन में बोलती थी कटी जिंदगानी कभी दुखम कभी सुखम, कभी दुखम कभी सुखम। तो मुझे ये लगा, खासतौर से जैन धर्म में भी ये बात आती है, दुखमा सुखमा, ये दोनों, ये जो थीम है पूरी की पूरी, ये पूरी जैन धर्म की आधार बिंदु मानी जाती है, दुखमा सुखमा। तो मुझे ये लगा जैसे कि ये दुखम सुखम जो है अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। मैंने कोशिश की लिखने की, जैसे मेरी आदत है, मैं एक बार लिखती हूँ तो 2 बार नहीं लिखती। और ये उपन्यास ठेल ठेल के रवीन कालिया ने मुझसे लिखवाया, तो इसका कुछ श्रेय उनको भी जाता है और आज के दिन उनकी याद आना स्वाभाविक है। और आप ये देखिए कि आप जब से मैं अकेली रह गई हूँ, सन 16 में रवीन कालिया नहीं रहे, तब से मैं ये पाती हूँ कि पुस्तकें और लेखन
मेरा सबसे अच्छा जीवन साथी बन गया है। और लिखना और पढ़ना, दूसरों को पढ़ना, उसका आनंद लेना, ये अपने आप में फुल टाइम काम है। इसके लिए आप ना तो कभी किसी पुरस्कार के लिए लिखते हैं, ना तिरस्कार के लिए लिखते हैं, ना चमत्कार के लिए लिखते हैं। क्या आप लिखते हैं, हम लिखते हैं तो अपने संतोष के लिए लिखते हैं। और जिस समय लिखते हैं एक दुनिया निर्मित कर लेते हैं। मेरी उम्र चाहे कुछ भी हो गई हो, साहित्य में पढ़े पढ़े मुझे 50-60 साल हो गए हो, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि अभी मैं लिखने के इरादों से ठस भरी हुई हूँ। हम सब, आप सब, हम सब और मंच, प्रबुद्ध मंच के साथी सब यहाँ पर रचनाकार हैं और सब यहाँ पर कलाकार हैं, एक दूसरे को पढ़ते हैं, ये माहौल बना रहे। नमस्कार।